अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बिल आखिर बड़ी मुश्किलात और बड़े मसाइल के बाद ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब मुनक़िद हुई और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हलफ लिया। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने बड़ा हुक्म दे दिया है और यकीनन हलचल मच गई है सुप्रीम कोर्ट में और पूरे मुल्क में। बड़ी खबर है, ये सबसे पहला उनका एक हुक्म है और उस हुक्म को भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ आज काजी फ़ाइज़ ईसा का ऐवान सदर में तकरीब के दौरान कौन कौन मेहमान थे ये भी आपको बताऊँगा, और फिर कौन से चैलेंजेस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सामना करना पड़ेगा, और फिर उनकी ज़िंदगी, उनका प्रोफाइल, के जो उन्होंने कब कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, और सुप्रीम कोर्ट के जज बने, हाई कोर्ट के जज बने, ये सारी डिटेल भी आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आज शुरू करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिसने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त रेफरेंस भेजा और ये इल्ज़ाम लगाया था कि बैरून मुल्क जो असासे हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया, उनका टैक्स अदा नहीं किया था। काजी फ़ाइज़ ईसा पर यह इल्ज़ाम लगा था और बाद में काजी फ़ाइज़ ईसा इस मुकदमे में बरी हुए आज उसी सदर से अपने ओहदे का हलफ उठाया। और नाज़रीन, आज ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, चारों सूबाई गवर्नर्स और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज समेत वज़रा और वकला समेत जो है बड़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद थे। नाज़रीन, आज जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हलफ उठाया तो उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल हैं, ये आप सब नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले आपको ये बता दूँ कि सबसे बड़ा धमाका चीफ जस्टिस ने बनते ही काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कर दिया है कि कल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जिस पर चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने उस बिल को जो है हुक्म इम्तना जारी कर दिया था उस पर। और वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने के मामले पर यह बिल बनाया गया था। और इस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, और साथ साथ क्या चैलेंजेस हैं चीफ जस्टिस को वो भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि 90 दिन के अंदर मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का मामला है, दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, उसका क्या फ़ैसला देते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए। क्योंकि माजी में हमने देखा कि उमरताब बंदियाल साहब के लिए भी बड़ा मसला दरपेश हुआ पंजाब इंतखाबात के हवाले से, और वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर सके। उसके बाद है दूसरा बड़ा चैलेंज कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो है साबिक चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल की जानिब से दिए गए हुक्म इम्तना ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, अपने इख्तियारात को कम करने के लिए क्या करेंगे। तो आज उन्होंने बेंच तश्कील दे दिया है फुल कोर्ट, जिसमें 15 जजेस होंगे और कल पहला ही मुकदमा बतौर चीफ जस्टिस भी अपना पहला मुकदमा सुनेंगे, क्योंकि पिछले 5 माह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कोई मुकदमा नहीं सुन रहे थे और कल चीफ जस्टिस बनते ही पहला ये मुकदमा सुनेंगे और बड़ा मुकदमा है। और आपको ये बता दूं नाज़रीन कि इस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें केसेस की फिक्सेशन, बेंचेस की तश्कील, अज़ खुद नोटिस का तरीक़ाकार समेत चीफ जस्टिस के हवाले से जो 3 जजेस बैठकर अज़ खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील, केस की फिक्सेशन, और साथ साथ फिर जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं वो भी बड़ा चैलेंज है। और आपको ये बता दूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए सबसे बड़ा मसला जो हमने माजी में उमरताब बंदियाल साहब को देखा वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम थी, और आज भी आपको पता है हम ख्याल जजेस का तासुर जो एक टर्म मुतारिफ कराई गई थी वो आज भी मौजूद है। अब देखना ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन जजेस को इकट्ठे कर पाते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा के जहां चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, वहीं पर फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक मुकदमा भी ज़ेर इल्तवा है, उसका फ़ैसला भी सुनाना है। 9 मई का वाक़या आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जलाओ गिराव किया था, उस पर 102 अफराद अब भी फ़ौज की तहवील में हैं। तो ये मुकदमा भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और क्योंकि माजी में 21वीं तरमीम के दौरान बतौर जज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कह चुके हैं कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, तो आज क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं ये भी बड़ा उनके लिए चैलेंज है। और फिर जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, 56,000 से ज़्यादा मुकदमात हैं, उनको जो है जल्दी ख़त्म करने का मामला भी उनके लिए बड़ा चैलेंज है। तो नाज़रीन, अब आपके सामने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का प्रोफाइल
उनका बैकग्राउंड, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड और वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, कब जज बने हाई कोर्ट में, कब चीफ जस्टिस बने, ये तमाम मामलात आप सबके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदे का हलफ उठा लिया है और सदर ममलिकत से आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया है। अदलिया का हिस्सा बनने के 14 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं। 26 अक्टूबर 1959 में कोयटा में पैदा होने वाले काजी फाइज़ के वालिद काजी मोहम्मद ईसा बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में से थे, जबकि उनके दादा काजी जलालुद्दीन क़याम पाकिस्तान से पहले रियासत इत्तलात के वज़ीर आज़म थे। कोयटा में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद जस्टिस काजी फाइज़ का ख़ानदान कराची मुंतकिल हो गया। वो 27 बरस तक शोबे वकालत से वाबस्ता रहे। 1985 में बतौर हाई कोर्ट वकील रजिस्टर हुए और 1998 में उनकी बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट हुई। इस अरसे के दौरान वो मुख्तलिफ अदालतों में अदालती माउन के तौर पर भी पेश होते रहे, जबकि मुख्तलिफ मामलात में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ भी जाते रहे। इसके साथ साथ जब साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से मुल्क में लगाई गई एमरजेंसी को 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया, तो जिन जजेस ने साबिक फ़ौजी सदर के अबूरी आइनी हुक्मनामे PCO के तहत हलफ उठाया था वो तमाम अपने ओहदे से फारिग हुए। इसके नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जजेस को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और यूँ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जस्टिस काजी फाइज़ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। जस्टिस काजी फाइज़ को 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह उनकी पहली तैनाती ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुई। अभी उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हुए 2 साल का अरसा ही हुआ था कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन्हें मेमो गेट के अदालती तहकीकाती कमीशन की सरबराही भी सौंपी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने पाकिस्तान में मुमकिन फ़ौजी बगावत का खदशा जाहिर करते हुए अमरीकी इंतज़ामिया से सिविल हुकूमत की मदद की दरख्वास्त की थी। जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में बनने वाले इस अदालती कमीशन ने मई 2012 में इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। जस्टिस काजी फाइज़ को सीनियरिटी की बुनियाद पर 5 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। अभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए 2 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था कि 8 अगस्त 2016 में कोयटा में खुदकश हमले की तहकीकात के लिए उनकी सरबराही में कमीशन तश्कील दिया गया। खुदकश हमले में दर्जनों वकला जामक हो गए थे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपनी रिपोर्ट में इस वाक़े को हुकूमत वक्त की गफलत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज़ के मुतअद्दिद साबिक चीफ जस्टिस से इख्तिलाफात भी रहे, जिनका बरमला इजहार वो अपने इख्तिलाफी नोट्स में करते आए हैं। और जस्टिस काजी फाइज़ ने हमेशा माजी में देखा हमने कि चीफ जस्टिस की जानिब से अज़कुर नोटिस लेने का मामला हो या बेंचों की तश्कील के इख्तियारात हो, उस पर अपने इख्तिलाफात खुलकर जो है इख्तिलाफी नोट के ज़रिए बयान भी किया। और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री पर ब्रांच अज़कुर नोटिस से मुतल्लिक़ मामले पर इख्तिलाफ के नतीजे में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस काजी फाइज़ को बेंच से अलग किया, जिस पर उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा। वो चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से कायम करदा डैम फंड के भी खिलाफ थे और जिसमें वकला को ताख़ीर से आने या इल्तवा की तारीख मांगने पर जुर्माने किए जाने और इन्हें कहा जाता कि वो जुर्माने डैम फंड में जमा करवाएं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने खुली अदालत में इस डैम फंड की मुखालिफत करते हुए कहा कि बेहतर है कि वकला जुर्माने की रकम किसी खैराती इदारे में जमा करवाएं। जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ जो सदाती रेफरेंस था जो PTI के दौर हुकूमत में भेजा गया था सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से, वो भी आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ बैरून मुल्क असासे ज़ाहिर न करने से मुतल्लिक़ सदाती रेफरेंस दायर हुआ। रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त में जस्टिस काजी फाइज़ ने दावा किया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के लान में टहलते हुए ने राजदारी से रेफरेंस के बारे में बताया, जिसका मकसद मुझसे इस्तीफ़ा मांगना था। उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद कोसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस पर समाअत की मगर जस्टिस काजी फाइज़ ने इस सदाती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ख़ुद जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो है अदालत के सामने पेश हुए, उनकी अहलिया अदालत के सामने पेश हुई और सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच की अक्सरियत ने इस सदाती रेफरेंस को मुस्तरद किया और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से रोक दिया था। उनके साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के साथ भी मुख्तलिफ उमूर पर इख्तिलाफात रहे, बिलखुसूस जब उन्होंने इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से पार्टी वर्कर्स का इजलास कन्वेंशन सेंटर में बुलाए जाने और अरकान पार्लियामेंट को फ़ंड देने से मुतल्लिक नोटिस लिया, उस वक्त भी बड़े इख्तिलाफात सामने आए। नाज़रीन, जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मामले में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया और पहली ही समाअत में इस मामले को निपटाते हुए कहा कि अज़कुर नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है।
जबकि ख्याल है कि आइन पाकिस्तान के तहत खुद नोटिस लेने के इख्तियारात के हवाले से चीफ जस्टिस के बजाय सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ दर्ज है। जबकि दूसरा हुक्म ये दिया गया कि आइंदा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतल्लिक़ केस किसी दरख्वास्त की समाअत नहीं करेंगे। और आपको बता दूँ कि कल तक जब चीफ जस्टिस बने तब तक इमरान खान का कोई मुकदमा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने नहीं सुना। और साबिक़ चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल के साथ ताल्लुकात में भी खिंचाव का मामला सदाती रेफरेंस के बाद भी चलता रहा। जस्टिस उमर ता बंदियाल इस 10 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे जिसने सदाती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की थी। ताहम आला अदलिया में जजेस की तकरीर के मामले पर भी इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा नज़र आए। पीडीएम हुकूमत के दौर में पार्लियामान ने खुद नोटिस और बेंचों की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तरमीम की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी को दिया गया, जिस पर साबिक़ चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। जस्टिस उमर ता बंदियाल के दौर में कायम चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ज़्यादातर इन चैम्बर ही काम किया और बहुत कम ऐसा हुआ कि जब वो किसी बेंच का हिस्सा बने, बल्कि वो 5 माह किसी मुकदमे का हिस्सा नहीं बने, बल्कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया था। बहुत इसरार पर चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने तो उस बेंच पर आए काजी फाइज़ ईसा और अपना नोट लिख कर ये कहकर माजरत करके चले गए कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं होता वो बेंच में नहीं रहेंगे, और वो उठ कर चले गए। इसके साथ साथ आपको बता दूं, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैज़ाबाद धरने के मामले पर खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हुक्म दिया कि वो ऐसे फ़ौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ होने का तासुर भी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ऊपर माजी में बहुत ज़्यादा रहा, और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के तासुर को उस वक्त तक़वियत मिली जब उन्होंने फरवरी 2017 में फैज़ाबाद पर एक मजहबी सियासी जमात की तरफ से दिए गए धरने से मुतल्लिक़ खुद नोटिस लिया। काजी फाइज़ ईसा के खुद नोटिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हुक्म दिया कि वो अपने इन मातहत अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी उमूर में मुदाखलत की। इस फैसले में यह भी कहा गया कि यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि फ़ौज किसी जमात, तंजीम या सियासतदानों की हिमायत कर रही है। इस फैसले के बाद वकला के एक धड़े और बिलखुसूस पंजाब बार कौंसिल ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से मुस्तफ़ी होने का मुतालिबा किया, जिसे वकला की सबसे बड़ी बॉडी पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुस्तरद किया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दिफा की तरफ से दायर नज़रसानी की अपील ज़ेर इल्तवा है, जो 4 साल का अर्सा गुजरने के बावजूद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने ओहदे का हलफ जो है उठा लिया है। 13 माह वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे और अगले साल अक्टूबर 2024 में वो रिटायर हो जाएंगे। यकीनन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के लिए बहुत मुश्किलात हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि ख़ास तौर पर अपने जजेस में जो है वो इख्तिलाफात ख़त्म करना उनके लिए बड़े चैलेंजेस में से एक है। और आज ख़ास तौर पर एक जो तासुर है, एक जो जिस तरह एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता था माजी में उमर ता बंदियाल को कि सासू माँ की अदालत है, सासू माँ के फ़ैसले होते हैं, सासू माँ के कहने पर तमाम फ़ैसले होते हैं। तो क्या आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा क्योंकि चीफ जस्टिस बन गए, उनकी एहलिया आज जिस तरह हलफ बर्दारी में साथ थी, और काजी फाइज़ ईसा साहब माजी में कई बार ये कह चुके हैं कि मास्क पहनने के मामले पर, हाथ मिलाने के मामले पर कि उनकी वाइफ ने कोरोना के दौरान मना किया था, और आज भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा किसी को हाथ नहीं मिलाते, बल्कि इस तरह हाथ यूँ करके जो है वो हैंडशेक नहीं करते, क्योंकि बस अब उनकी एक आदत सी ये बन गई है क्योंकि उनकी एहलिया ने मना किया था। तो क्या एहलिया के मना करने पर यह सब कुछ हो सकता है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात के फैसलों में भी जो बेगम साहिबा हैं काजी फाइज़ ईसा साहब की, क्या वो इंटरफेयर हो सकती हैं या नहीं? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। काजी फाइज़ ईसा जिस तरह आइन और कानून की बातें करते रहे हैं माजी में, क्या वाकई उसी तरह आइन और कानून पर अमल दरामद करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से काजी फाइज़ ईसा के दौर में जो कुछ भी होता रहेगा उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।